तो बेटर रहेगा। आज क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने ली है ना, और क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिटी वाली एनसीईआरटी जो है वहाँ से। और यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य के मामले में सरकार का जो रोल है उसको लेके बात की गई है। ठीक, ये चैप्टर ये कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र में लोग सरकार से वेलफेयर की आशा रखते हैं। ठीक, लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को वेलफेयर करे, लोक कल्याण, वेलफेयर, सरकार लोगों के इंटरेस्ट में काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, ये वेलफेयर शिक्षा के माध्यम से होता है, ये वेलफेयर हेल्थ के माध्यम से होता है, ये वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से होता है, ये वेलफेयर लोगों को हाउसिंग देने से होता है। ठीक, ये वेलफेयर लोगों के लिए रोड निर्माण से होता है, ये वेलफेयर लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी देने से होता है। ठीक, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं वेलफेयर को लेके कि वेलफेयर का मतलब क्या क्या है। किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट वेलफेयर के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेलफेयर के अंतर्गत क्या करती है। लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, लोगों के लिए पक्की रोडें, बिजली, बुनियादी ज़रूरतें, वो सब लोगों को प्रदान करती ताकि लोग उस माहौल में रहकर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। व्हाट डू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है? लोगों को वो सारी सुविधाएं मौजूद कराना जिससे लोग अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को कंप्लीट कर पाएँ, चाहे वो उनके एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे उनके हेल्थ इश्यूज हो आदि को लेकर। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण, किसी भी राष्ट्र में सरकार का वेलफेयर में, स्पेशली हेल्थ के मामले में एक बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली इंडिया ऐसे देश के मामले में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेलफेयर की बात की गई है, यदि कभी एग्जाम में आ जाए कि वेलफेयर की बात कहाँ की गई, तो आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसे अपने क्षमता के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, लोगों के लिए ये मेजर्स लेने चाहिए। ऐसी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, और उन गाइडलाइंस को दिन से पढ़ोगे तो उसमें ये जो बातें लिखी हैं लगभग सारी बातें उसके अंदर आती हैं। ठीक, क्लियर? स्पेशली हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन बात हो गई, ये सारी बातें DPSP के अंदर आती हैं। तो एग्जाम में आता है कि पब्लिक वेलफेयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के अंदर आता है, तो ये आता है DPSP के अंतर्गत। ये क्वेश्चन UPSC में प्रीलिम्स में आ चुका है कि वेलफेयर का मेन एजेंडा, वेलफेयर की जो मेन बात है वो कहाँ है, तो DPSP में। DPSP में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, तो बताऊंगा मैं आपको क्या क्या बातें DPSP से कही गई हैं। ठीक, लेकिन इंडिया ये बुक जो आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिश आता है एनुअल, उसमें बाकायदा ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वेलफेयर DPSP में है, और ये बात आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स पढ़ेंगे DPSP के तो वहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी भी लोकतंत्र में लोग चाहते हैं कि सरकार उनको अवेलेबल कर पाए। तो ये तो हो गई पहली बात। अब हम आगे आते हैं कि आगे आंसर पे क्या कह रहा है। आगे चैप्टर कह रहा है कि आप हेल्थ से क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, इंजरीज, बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। ठीक, स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको एक ऐसी क्षमता, हालात मिले जहां पे आप बीमारी से और किसी प्रकार की चोट से मुक्त रहे। ठीक, you may have associated only some of the situations in the above connected with the health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to the health apart from the disease. We need to think of other factors that affect our health. For example, clean drinking water. ये कहता है कि यदि आप सोचते हो कि हेल्थ का मतलब केवल ये है कि आपको कोई बीमारी ना हो, चोट ना लगे, तो ये नहीं है। ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको पीने के लिए एक साफ पानी मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, स्वस्थ जीवन के लिए जो आइडियल कंडीशंस है वो सारी मिले। ठीक, क्लियर? इसके अलावा खाने को आपको एडुकेट फूड मिले। इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन द क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। ठीक, तो ये वो जो हालात हैं, स्वच्छ पानी, खाना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री ना मिल रहा है, तो वो भी एक तरह से आपके हेल्थ के राइट को क्या कर रहा है, को कमजोर कर रहा है। तो हेल्थ केवल बीमारी से बचना या किसी तरह चोट ना लगना, ये एक आधी अधूरी समझ है। हेल्थ का मतलब है एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसी कंडीशन मिले जिसमें आप किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना भी
आपको ना हो। ये बात समझ में आ गई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेन हो सकता है कि हेल्थ, राइट टू हेल्थ में क्या क्या आता है। तो राइट टू हेल्थ में फ्री ऑफ इलनेस एंड डिजीज तो है ही, इसके अलावा उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं बाकी हैं अपार्ट फ्रॉम डिजीज क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर में कहा गया है कि ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड ए गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल इनएक्टिव, मतलब बीमार पड़े ना। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो पार्ट ऑफ हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं ये हमको समझ में आ गया कि पार्ट ऑफ हेल्थ में ना सिर्फ हम फ्री रहें डिजीज और इलनेस से, बट कि हमको आइडियल कंडीशन मिलें और किसी प्रकार कोई मानसिक तनाव ना हो, ठीक है ना, क्लियर रहे, और हम लोग एक्टिव रहें, अच्छी भावना से काम कर पाए। ये सारी चीजें होती हैं, ये एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ अवर लाइव्स ऑफ पार्ट ऑफ हेल्थ में कंसिडर की जाती है। कोई बात समझ में आई? ठीक, तो स्वस्थ का मतलब होना क्या है, इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में इसको समझाया गया है। केवल बीमारियों से बचना ही नहीं है, एक ऐसे माहौल को पाना जिसमें आपका एक अच्छा विकास हो पाए बिना किसी तनाव के। इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स को हम हेल्थ में कंसिडर करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अब यदि यहां तक बात क्लियर हो गई है तो आप देखते हैं कि सरकारें बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। हम सुनते हैं आयुष्मान हेल्थ कार्ड चर्चा में रहता है आमतौर पे। इसके अलावा सरकार जो है कई प्रकार की प्रधानमंत्री औषधि दवाइयों से जुड़ी हुई कार्यक्रम चला रही है। लेकिन पैरेलल गवर्नमेंट ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक, आदि के लिए प्रयास कर रही है। तो क्या वो प्रयास और हेल्थ के लिए जो डायरेक्ट प्रयास हो रहे हैं उनमें कोई संबंध है या नहीं है कि सब अलग चीजें हैं? तो ये बात इस प्रयास समझ में आ रही है कि वो स्कीम चल रही है पैरेलली, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की हो, चाहे सैनिटेशन की हो, वो कहीं ना कहीं इन्हीं एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ को कवर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए हैं। ये बात समझ में आ गया? प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि राइट टू हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या चीजें मानी गई हैं या मानी जा सकती हैं, या हेल्थ में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर उन्होंने एक हेल्थ केयर इंडिया को लेकर एक कॉलम दिया है, और यहाँ पे एक कॉलम इधर है, दूसरा कॉलम यहाँ है। मैं चाहता हूँ दोनों तुलना कर लेते हैं। पहला कॉलम में भारत के बारे में बताया गया कि भारत में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डॉक्टर्स है इंडिया, ठीक, हर साल लगभग 30 नए डॉक्टर भारत में जुड़ते हैं। पॉजिटिव दूसरी खबर कि भारत में डॉक्टर्स तो हैं लेकिन अधिकांश डॉक्टर अर्बन एरियाज में, और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोगों को इलाज कराने के लिए दूर दराज की यात्रा करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक। और यदि हम ग्रामीण जनसंख्या के साथ डॉक्टर्स का रेशो देखें तो ये काफी कम है, ठीक। तो ये चीज ठीक है, पॉजिटिव है, बट ये अभी लूप होल है जिसको आपको फुलफिल करना है अपने हेल्थ के फील्ड में। पैराग्राफ इस बात को बोलता है, ठीक। निष्कर्ष निकला कि भारत में डॉक्टर्स हैं, नो डाउट, लेकिन अधिकांश डॉक्टर्स अर्बन एरियाज तक हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दिक्कत आती है और वो उसके लिए शहरी इलाकों मूव करते हैं, और इस कारण से कहीं ना कहीं उनका जो स्वास्थ्य एक्सपेंडिचर है, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ जाता है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो बढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति बीमारियों के कारण या स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव कारण, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी के कारण, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी या गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है कि भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 1950 में केवल इतने हॉस्पिटल थे, 17, अब इतने हॉस्पिटल हो गए हैं, वो तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक। आगे लिखा है कि भारत में हेल्थ फैसिलिटीज तो बढ़ रही हैं, नो डाउट, लेकिन वहीं टीबी से होने वाली मौतें भारत में अब भी बहुत ज़्यादा हैं, और लिखा है कि ये नंबर अनचेंज है इंडिपेंडेंस के बाद से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आज रिपोर्ट। इसी प्रकार से मलेरिया से भारत में हर साल 2 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं। दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, ठीक। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज अ करेक्ट आंसर, और फिर वो लेगा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज की संख्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस डॉक्टर्स इंडिया है, और फिर पहले देगा कि भारत में जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनमें अधिकांश मामलों में जो
उनका सेंट्रलाइजेशन है वो शहरी क्षेत्रों में है, और टीबी से और बाकी डिजीज से जो मौतें होती हैं उसमें अभी भारत में स्थिति अनचेंज है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो चाहिए। आगे बढ़े इसमें, चलिए। फिर लिखा है कि भारत में मेडिकल टूरिस्ट दुनिया के देशों से आते हैं। हम देखते हैं कि देश में तेजी से मेडिकल टूरिस्ट बढ़ रहा है। भारत में मेडिकल के कई प्रकार के अल्टरनेटिव थेरेपेटिक जो तरीके हैं मौजूद हैं, आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी। तो इस कारण से दुनिया भर के लोग भारत में मेडिकल टूरिस्ट के लिए आते हैं। ठीक है ना, और कई का दो कारण है, एक सस्ता भी भारत में मेडिकल सुविधा, और दूसरा क्वालिटी अच्छी, तीसरा ऑप्शंस भी। लेकिन वहीं दूसरा देखेंगे भारत में अभी भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिल नहीं पाता। 21% जो भारत में कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो वाटर बॉर्न है, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस आदि। ठीक, क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो जो एग्जैक्ट हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी भी जो नकुनास हैं, जो कमियां हैं भारत में हेल्थ सेक्टर्स की, वो भी सामने निकल के आ रही है। क्लियर, आगे बढ़े। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, आल्सो लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन। दूसरी तरफ भारत में अभी भी पर्याप्त संख्या में लोगों को भोजन नहीं मिल पाता। भोजन का हेल्थ संबंध क्या है कि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वो अंडर नरिश रह जाएंगे वो लोग, और ऐसे लोग किसी प्रकार की डिजीज के लिए जो है जोखिम, रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ये चैप्टर का हमने जो ये टेबल रीड करी, इसमें हमने दो एक दूसरे से कंपेयर किए कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है, और भी क्या इम्प्रूव करना फर्दर बाकी है। अब यदि मेंस का आंसर लिखना है तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा कि ये हमने इंप्रूवमेंट कर लिया है और द वे हेड ये बाकी है, इससे हमें और पूरा करना पड़ेगा। यदि मुझे मेंस देना होता तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अभी एक समरी फॉर्म में अपने नोट्स में लिख लेता कि हेल्थ सेक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, डेटा तो बदलता रहता है, डेटा में नो डाउट चेंज आएगा। वो तो एनसीईआरटी जब पब्लिश हुई उस समय डेटा जो था वो ने यूज किया, बट हमको उस डेटा को न्यूज़पेपर से अपडेट करना है और ये देखना है कि इन प्रॉब्लम्स में कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है। आज जब हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि इंडिया में अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट नाइल जो वायरस है, ठीक, वो इंडिया में पाया गया केरल के अंदर। ठीक, इंडिया के अंदर ये इस तरह की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। वायरस और मलेरिया से मौतें भारत में ज़्यादा होती है। तो ये बात तो यहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। प्रिवेंट मतलब बचाव करना, और जो बीमार हो गए हैं उनको इलाज करना। वी नीड टू एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। ठीक, तो दो एस्पेक्ट काम करना पड़ेगा। एक कि लोगों को बीमारी ना हो, इसके लिए हम उनको बचाएं, इससे हम उनको बचाएं, है ना, इस पॉइंट पर हम बचाएं, और साथ में जो बीमार हो गए हैं उनको हम कैसे प्रॉपर इलाज दे पाएं। दैट कैन बी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. We also need the medicines and equipments that are necessary for the testing for the treating patient. These facilities are required to take care of us. ठीक, अब देखिए दो तीन चीजें इसमें, दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। एक तो ये कह रहे हैं कि देखिए आपको ये सब जो डिजीज वगैरह हैं इनके इलाज के लिए हेल्थ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल, मतलब आपको एक तरह का इंस्टीट्यूशनल, ये हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल या इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करें वो बनाने पड़ेंगे जो हमारे पास अभी बहुत कम है। ठीक, इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि। अब दूसरा है मैन पावर, जो इसको यूज करके लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जैसे ने लिखा है कि हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, ठीक, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये सबको हमको पैरेलल यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके हम दोनों चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट में उन्होंने कहा कि हमें मेडिसिन इक्विपमेंट चाहिए, तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन, मशीन्स और मैन पावर, तब जाके ओवरऑल हेल्थ केयर भारत में हम पॉसिबल कर पाएंगे। आगे आते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। अब हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरा इंडिया का, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक पब्लिक हेल्थ केयर है, दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब सरकार के द्वारा, हम सरकार ने टैक्स लिया, उस टैक्स से जो सरकार ने हमको सुविधा दी, उसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक, इट इज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ये सस्ता है, बड़ी आबादी इन्हीं सरकारी अस्पताल और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर डिपेंड करती है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर। मोरओवर, देयर हैज बीन अ phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. No doubt कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर भारत में काफ़ी बड़ा है और इसमें डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। ठीक, लेकिन दिक्कत यह है कि जो पुअर लोग हैं वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, हमारे पास आगे डाटा लिखता है कि हम देखें कॉलम नंबर 2 में, तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी भी देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधाएं ले पा रही है। ये एक पैराडॉक्स है, ये एक तरह का जाल है और ये समस्या है। समथिंग दैट इज कंट्री वी नीड वुड बी एक्सपेक्ट। अवर कंट्री हैज द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। तो लिखता है कि देखिए, सब कुछ होने के बावजूद हम एक बड़ी आबादी को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, उनको हम आगे देखते हैं। फिर उन्होंने एक स्टोरी दी है, द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। ये पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको नई चीज मिलेंगी, कैसे इलाज करने आता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, है ना। फिर इसी प्रकार का द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, इलाज होने के बावजूद भी महंगा है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक, ये इस पे कार्टून वगैरह दिया हुआ है, तो ये आप पढ़िएगा। कुल जमा ये कहना है कि भारत में पब्लिक और प्राइवेट दो प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जिसमें से प्राइवेट महंगा है, वो हर एक व्यक्ति के पास मौजूद नहीं है, और पब्लिक जो है वो सस्ता है, लेकिन उसमें कई तरह की कमियां हैं जिस कारण से लोग वहाँ पे इलाज नहीं कर पाते। ये पूरा लबो-लुआब निष्कर्ष निकल के आएगा। ठीक, हु पे द टैक्स? गवर्नमेंट यूज मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। Some services such as defense, police, judicial system, highway, etc. benefit all citizens. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. सरकार हमसे टैक्स लेती है और सरकार हमको इसके बदले में ये सारी सुविधाएं देती है, जो कि हमारे लिए खुद के लिए जुटाना, इकट्ठा करना संभव नहीं था। हर एक आदमी अपनी आदमी तो लेके आएगा, हर एक आदमी अपनी डेफिस लेके आएगा नहीं, तो ये सही होगी। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। टैक्स मनी यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड वर्क। मतलब कहाँ का गवर्नमेंट यूज करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज फॉर द पुअर who cannot afford to purchase them from the market. One example is health care. ठीक, तो ये सी दिखाया गया कि यहाँ पे सरकार किस जो टैक्स हमसे लेती है उसका किस तरह से हमें बदले में सुविधा के रूप में गवर्नमेंट वापस करती है। ठीक, आगे आते हैं। तो लिखा है कि विलेज लेवल पे पब्लिक हेल्थ सर्विस को हम देखें तो उसका पूरा चेन है। विलेज लेवल पे एक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक है, और बड़े अपने हॉस्पिटल्स, एम्स वगैरह जो है इस तरह से सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। गांव में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो रहेंगे उनमें क्या बीमारी रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या रहेंगे उनमें किस बीमारी की देखभाल रहेगी, आदि जानकारी। ठीक, आगे लिखा है कि क्यों सरकार ने पब्लिक हेल्थ सर्विस को पब्लिक बनाया, क्यों बनाया? ठीक, ताकि सभी लोगों को हेल्थ केयर की जो कमिटमेंट था वो पूरा किया जा सके। ठीक, और उसके बदले जनता से संसाधन इकट्ठे किए जा सकें, और जनता जो टैक्स देगी उससे उन लोगों को ये सुविधाएं सभी लोगों को सभी जगह मिले, इसलिए सरकार ने इसको पब्लिक डिक्लेयर किया। क्लियर पॉइंट समझ आ गया? पब्लिक डिक्लेयर किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, गरीब को इलाज मिल सके। ठीक, दूसरा, क्यों सरकार ने पब्लिक हेल्थ को घोषित किया कि कुछ बीमारियों के फैलाव को, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, अमीर आदमी इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाएगा।
और इन बीमारी के फैलाव को रोकना है तो बेहतर है कि इनका जो सोर्स है उसको ही कंट्रोल कैसे है, या डायरिया, टीबी, मलेरिया मच्छरों के फैलाव से होता है। तो ये लिखा है कि स्प्रेड होने डिजीज को रोकने के लिए भी सरकार ने हेल्थ को पब्लिक डिक्लेयर किया है, ताकि जनता से ली गई कर, टैक्स आदि के माध्यम से पब्लिक को सुविधाएं आदि दी जा सके। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत होगा, वो इन सब चीज़ों तक पहुंचेंगे नहीं कि ये क्यों पब्लिक डिक्लेयर किया गया, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जो जनता के बड़े हिस्से के वेलफेयर को कवर करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक डिक्लेयर किया है। जैसे एजुकेशन भी एक पब्लिक सिस्टम में आता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। आगे इन्होंने बात करी कि डायरिया, चिकनगुनिया बीमारियों फैलाव रोका जा सके, है ना। लिखा है क्योंकि ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि सरकार चाहे तो उसे खुद रोक नहीं सकती है। सरकार को उसके लिए जनता का पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग चाहिए। जैसे मलेरिया फैलता है तो सरकार डिक्लेयर करती है, अखबारों में विज्ञापन देती है, भैया अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इकट्ठा पानी जो है वहाँ मच्छर पनपेंगे। तो इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ जनता की भूमिका चाहिए, वहाँ पे उसको पब्लिक डिक्लेयर करके सरकार अधिक से अधिक लोगों को पब्लिक वेलफेयर दे सकती है। बात समझ में आ गया? आगे आते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. वेलफेयर में समझाए बड़ा एस्पेक्ट है, शिक्षा भी आती है, स्वास्थ्य भी आता है, पानी भी मिले हमको, खाने को भोजन भी मिले। इसी तरह से वेलफेयर में हेल्थ केयर को माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको माना गया है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत माना गया है। ठीक, बताया गया कि राइट लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, आगे आते हैं। लिखा है कि द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, है ना। फिर उसको हासिम शेख को जो इलाज नहीं मिल पाया उसके बारे में जो कोर्ट का स्टेटमेंट था वो बताया गया है। अब हम आते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक, बड़े संख्या में देश में मौजूद हैं और अधिकांश जो भारत में डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं। In the rural areas, one find registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialist services. They are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, etc. There are also shops from where we buy medicines. तो ये सब प्राइवेट के बारे में बताया कि प्राइवेट में हमारे पास क्या क्या है, डॉक्टर्स भी हैं, लैब भी हैं और दुकानें भी हैं जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक, तुलना की गई है कि जहां प्राइवेट में आपको हर एक चीज की इलाज के लिए पैसा पड़ता है, वहीं पब्लिक में आपको सरकार लगभग चीजें फ्री देती है। ठीक, लिखा है कि भारत में यदि हम देखें आमतौर पे तो प्राइवेट फैसिलिटीज की जो मौजूदगी है पूरे देश में मौजूद है। ठीक, बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्राइवेट हॉस्पिटल चला रही हैं। ठीक, और दवाइयां बना रही हैं, मेडिसिन बना रही हैं। मेडी शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। प्राइवेट में चीजें जहां फैली हुई है बजाय पब्लिक के। इसी बात में समझाया गया है हेल्थ केयर इनइक्वालिटी। आर्टिकल कहता है क्या भारत में सरकार जो हेल्थ केयर दे रही है वो सभी लोगों को मिल पा रही है? क्या देश में एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल है? ठीक, आर्टिकल कहता है कि देश में देखें तो प्राइवेट सर्विसेज तेजी से बढ़ रही हैं और पब्लिक उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। व्हाट इज देम अवेलेबल टू पब्लिक आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is illness in the family. तो लिखा है कि पब्लिक होने के कारण, प्राइवेट होने के कारण हेल्थ फैसिलिटीज पब्लिक के अलावा गरीब लोगों को बहुत बोझ पड़ता है और कई बार वो इसके कारण और गरीब हो जाते हैं। ठीक, लिखा है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स क्या कहता है, हर एक डॉक्टर्स के लिए ये कोड है। एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनेरिक नेम्स एंड ही और शी शैल इंश्योर दैट देयर इज ए रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। ये डॉक्टर्स का फर्ज है कि जब अपनी किसी पेशेंट दवाइयाँ लिखें
तो बजाय कंपनी ब्रांडेड दवाइयों के जेनरिक दवाइयाँ तो वही दवाई जिसका जो एक ब्रांडेड दवाई है, सेम उसका इफेक्ट रहता है, सेम उसमें कंपोजिशन रहते हैं, ठीक, बट वो ब्रांडेड नहीं है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पर डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयाँ कंपनियों पर से लेकर लिखते हैं, इससे लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। लेकिन मेडिकल एथिक्स में ये बात कही गई है। हो सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम में आ जाए कि क्या जेनरिक दवाइयों को लेकर कोई मेडिकल एथिक्स में बात है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स आमतौर पर कई बार ऐसी दवाएं लिखते हैं जो उन्हीं के पास मौजूद दुकानों से मिलती हैं, और इससे कहीं ना कहीं पेशेंट को मन मुताबिक दाम दुकानदार के हिसाब से देने पड़ते हैं, और ये मेडिकल एथिक्स का वॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के लागत को बियर कर पाते हैं। हेल्थ केयर इक्वलिटी भारत में नहीं मौजूद है, गरीब लोग मुश्किल रहते हैं। फिर जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम, ये सरकार ने शुरू किया है पूरे देश में ताकि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन लोगों को मिल पाए, ठीक। इसी के तहत सरकार ने प्रयास किया है। आगे आते हैं। फिर लिखा है कि ग्रामीण इलाकों में मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार इस तरह से प्रयास करती है ना। इसके अलावा लिखा है कि फॉर दोस हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी डिस्ट्रेस। गरीब परिवारों में बीमारी एक चिंता और आदि का कारण बनती है, ठीक। लोग प्रॉपर पैसा न होने के कारण इलाज नहीं करवा पाते हैं। लास्ट में व्हाट कैन बी डन, तो लिखा है कि देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ कंट्री इज नॉट गुड, बहुत अच्छी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर दिलवाना, स्पेशली पुअर डिसएडवांटेज्ड। हाउएवर हेल्थ इज अ मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल। लेकिन स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे आसपास जो सुविधाएं हैं, सामाजिक दशाएं मौजूद करती है। पानी है कि नहीं है, पानी है तो कैसा है, पीने लायक है कि नहीं है। हैंस इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अ पीपल एंड दिस कैन बी डन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इन्हें कहा है कि ये जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप, जनता को अवेयर होना पड़ेगा, साथ में सरकार तो स्वास्थ्य की सुविधा देगी, लेकिन लोग जागरूक हों और उन्हें हम बाकी फ्रंट पे भी चीज़ें दें, अच्छा फूड, अच्छा पानी। तो दो प्रयास जब करेंगे तब जाके हेल्थ के बाद में इम्प्रूव होगा। फिर केरला का एक्सपीरियंस समझाया उन्होंने, किस प्रकार केरला में जो पंचायतें हैं उन्हें हेल्थ की सुविधा दी गई, और हेल्थ की जिम्मेदारी देने के साथ उनको एक बड़ी राशि भी दी गई इंटर स्टेट बेड का, ठीक। और ये कहा गया कि केवल आपको स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, पानी, फूड, वुमेन डेवलपमेंट सब पे ध्यान देना है। तो इससे ये हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे बीमार होना लोग कम हो गए और काफ़ी फायदा हुआ। ये केरल के अंदर हुआ। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर आल्सो इम्प्रूव। तो केरला में जो हम इसे कहते हैं कि पंचायतों के माध्यम से उन्होंने हेल्थ को ओवर कवर किया है, और ना सिर्फ हेल्थ पे, हेल्थ के अलावा पानी, खाना, महिलाओं का स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सब पे काम किया। उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि केरला में महिलाओं की हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। ये आर्टिकल द केरला एक्सपीरियंस से ही है, जिसको हम अपने मेंस के आंसर में यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि पंचायतें तो बनाई गई हैं हमारे यहाँ, लेकिन पंचायतों को काफ़ी हद तक जो है अभी निष्क्रिय रखा गया, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया गया। आगे आते हैं कोस्ट रिकन अप्रोच। ये बड़ी सिंपल अप्रोच है। कोस्ट रिका एक सेंट्रल अमेरिका में देश पड़ता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, और यहाँ पे ये किया गया, संविधान बना के ये तय किया गया कि हमारे यहाँ कोई आर्मी नहीं होगी, हम कोई वॉर नहीं लड़ेंगे, ठीक, नॉट टू हैव एनी आर्मी। और उसके बजाय पूरा पैसा लोगों के वेलफेयर में इस्तेमाल किया है। कहते हैं इसका फ़ायदा ये मिला कि हेल्थीस्ट कंट्री इन द सेंटर अमेरिका कोस्टा निकल के आया, और यहाँ पे बेसिक नीड्स जो है सरकार लोगों को दे पा रही है, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, nutrition and housing, health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of the education at all level. तो ये हो गया कॉस्ट रिकन अप्रोच। प्रीलिम्स में कभी आए कॉस्ट अप्रोच क्या है, हेल्थ और केरला अप्रोच क्या है, तो ये इस प्रकार जुड़ी हुई दोनों अप्रोच। लास्ट में इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये सरकार की ड्यूटी मानी गई है ना। तो पढ़िएगा कहाँ पे है, मैंने शुरुआत में दी थी कि यदि आप डीपीएसपी देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको इससे जुड़ी हुई मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट्स जितने यहाँ दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो पढ़िएगा, और क्या क्या समस्या निकल के आ रही है
पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं, प्राइवेट किसको बोलते हैं, मेडिकल जो है इंजीनियर्स किसको बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, ओपीडी क्या है, एथिक्स क्या है, जेनेरिक नेम क्या है। ये 5-6 वर्ड्स जो है आपको तैयार करना चाहिए, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये चैप्टर तैयार कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा हेल्थ का जो राइट टू हेल्थ है वो क्या है, उसके बारे में जो हमारी समझ जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।